नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। आरोपी उमेश राउत गिरफ्तार। बम की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। बिहार का सबसे बड़ा स्टार्टअप और एमएसएमई इवेंट बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन 5 अगस्त तक ज्ञान भवन में बिजनेस महाकुंभ। दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर पूर्ण प्रतिबंध। 2 से 16 अगस्त तक पूर्ण प्रतिबंध। राष्ट्रीय पर्व और अन्य सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लागू आदेश। अमरनाथ यात्रा 1 हफ्ते पहले बंद। भारी बारिश से बालटाल और पहलगाम दोनों रास्ते खराब हुए। इस साल 4.1 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए। कश्मीर के अखल में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन। 2 आतंकी ढेर, 2 की सर्चिंग जारी। तलाशी अभियान के दौरान 2 जवान घायल। मध्य प्रदेश में 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। वाराणसी, प्रयागराज के 1 लाख घरों में गंगा का पानी भरा। यूपी के 12 जिलों में बाढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नागपुर से अहम खबर है, जहां गडकरी के घर को उड़ाने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह कॉल से नागपुर पुलिस में हड़कंप मच गया। तो सुबह सुबह धमकी भरे कॉल से नागपुर पुलिस में हड़कंप मच गया। बम की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। आरोपी उमेश राउत चंद घंटों में दबोच लिया गया। बीमा दवाखाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, 8:46 पर कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल आया। केंद्रीय मंत्री को धमकी पर पुलिस ने तत्परता दिखाई। पूछताछ में जुटी एटीएस और लोकल इंटेलिजेंस टीम। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में ड्रोन उड़ाना अब प्रतिबंधित होगा, क्योंकि 2 से 16 अगस्त तक लागू रहेगा ये बैन। ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून पर रोक रहेगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय पर्व से पहले राजधानी में अलर्ट। सुरक्षा कारणों से उड़ानें रहेंगी बंद। सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म पर सख्ती की गई है। संवेदनशील समय में दिल्ली की हवाई निगरानी बढ़ी है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कानपुर से सांसद रमेश अवस्थी द्वारा आयोजित 18वां भारत आम महोत्सव भव्यता और विविधता के साथ संपन्न हुआ है। आपको बता दें, देश भर में जुटे आम प्रेमियों को 350 प्रजातियों के आमों का स्वाद चखने का मौका मिला है, जिसमें 3.5 किलो वजनी मोदी आम और रसीला योगी आम मुख्य आकर्षण रहे हैं। आपको बता दें, महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने किया है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। मंच पर सांसद रमेश अवस्थी, कवि कुमार विश्वास, उद्योगपति अभिषेक वर्मा, अभिनेता अरबाज खान, गायक आकृति तिवारी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत देश की नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामना संदेश भेजकर किसानों को प्रोत्साहित करने की पहल की सराहना की और सभी अतिथियों को आयोजक रमेश अवस्थी, उनके सुपुत्र सचिन व शुभम अवस्थी द्वारा सम्मानित किया गया। महोत्सव ने आम उत्पादक किसानों को मंच देने और देश की आम विरासत को प्रोत्साहन देने का काम किया। सांसद जी, सबसे पहले हम सब की तरफ से महामहिम पर प्रेषित हमारे संगीत के साथियों का, कलाकारों का, जिन्होंने मैं शुभकामनाएं देता हूं। और रमेश अवस्थी जी जब पत्रकार थे तब भी ऐसे आयोजन करते थे और हम लोगों को बुलाते थे। आज इस महोत्सव में उन्होंने आमंत्रित किया और सारे लोग आए। यहाँ पे इतनी जानकारी मिली कि 350 वैरायटी के आम उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये जो हमारे बड़े प्रिय सांसद कानपुर रमेश अवस्थी जी के द्वारा मैंगो महोत्सव 18 वर्षों से चलाया जा रहा है, इससे आम की फसल का जो एक प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। यहाँ दिल्ली जो एक केंद्र है, राजधानी है भारत की, यहाँ से मैंगो का, आम की जितनी भी वैरायटी हैं उनका प्रचार प्रसार करना पूरे भारतवर्ष में, इससे किसानों को बहुत लाभ होता है। और कहीं न कहीं अवस्थी जी के द्वारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी
संकल्पनाओं को साकार करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। भारत के किसानों के लिए, विशेषतौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो अलग अलग वैरायटीज मैंगोज की, लगभग 300 से ज़्यादा वैरायटी एक मंच पर, एक स्थान पर दिल्ली और देश भर के लोगों को देखने को मिले और स्वाद चखने को मिले, ये रमेश जी ने किया है। और ये जब सांसद नहीं भी थे तब से 18 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। भाई अवस्थी साहब तो है ही हैं, बड़े भाई हैं, और 18 ये मैंगो फेस्टिवल और दिल्ली में यहाँ पे वही जो मार्केट में आम आते हैं उसी को मिलता है। लेकिन अवस्थी साहब सारे देश से, यूपी में खास तौर से 300 से ऊपर अलग अलग वैरायटी है जो हम लोग की यहाँ आती है। जो आपने कहा, ये मकसद सिर्फ कोई आम पार्टी करना नहीं है, मैंगो पार्टी करना नहीं है, आम किसानों का, क्योंकि ये हमारा एक सबसे, मैं समझता हूँ, चाहे सेहत के लिए हो, चाहे बुजुर्गों बच्चों के लिए हो, चाहे गृहिणियों के लिए घर में चटनी डालना हो, चारों सबसे हमारा अच्छा फल और फ्रूट है। जो बढ़ेगा अगली खबर की और अंबिकापुर से अगली खबर, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, नारकोटिक्स इंजेक्शन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। तस्कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 12 लाख रुपए की नारकोटिक्स इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जसपुर का रहने वाला है आरोपी रोहित भगत। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बढ़ेगा अगली खबर की और अंबिकापुर से अगली खबर है, जहां सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आभा ऐप के कारण राहत मिलने की बजाय नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल पहले दावा किया गया था कि आभा ऐप से मरीजों को रजिस्ट्रेशन और OPD पर्ची के लिए कतार में लगने से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। मरीजों को पहले आभा ऐप से टोकन लेने के लिए कतार में लगना पड़ता है, फिर OPD पर्ची के लिए पर्ची काउंटर पर और तीसरी बार दवा काउंटर पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बुजुर्ग, दिव्यांग और दूर दराज से आने वाले आदिवासी मरीजों के लिए ये व्यवस्था भारी पड़ रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद बार बार पर्ची नहीं काटनी पड़ेगी, लेकिन सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में 20 से 30% लोग मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करते या तकनीकी नहीं समझ नहीं रखते। इससे उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। वहीं आभा ऐप में स्कैन कर मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री सुरक्षित रखने का दावा भी फेल होता नजर आ रहा है। मरीज को अगली बार अस्पताल आने पर भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि पुरानी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही। ऐसे में डिजिटल सुविधा मरीजों के लिए मुसीबत बनती जा रही है।
अपने पत्नी के चेहरे के सीटी स्कैन के लिए हमने गिर गई थी, तो आभार उसमें दिक्कतें उसमें ऐसे होती है कि किसी मरीज ने जैसे पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी ब्लेटन करके अपलोड करके प्ले स्टोर से उसको बताना, रजिस्ट्रेशन करना, फिर इसके बाद अपलोड काउंटर पे जाके वहाँ पे पर्ची प्रिंट करवा के लेना, इसके बाद डॉक्टरों के समक्ष जाकर दिखाना अपनी प्रॉब्लम परेशानियों को बताने के लिए। तो अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल में डाउनलोड नहीं हुआ तो मोबाइल नंबर से यहाँ पर डाउनलोड कर मोबाइल नंबर से पर्ची करता डाउनलोड कर लिए? डाउनलोड किया लेकिन नहीं हुआ मोबाइल में, फिर मोबाइल नंबर से पर्ची कटवाया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे इसमें एक ऐप है आभा, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसी ऐप में रजिस्ट्रेशन किया जाता है मरीज का, जिसमें मरीज का मोबाइल नंबर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें मरीज का नाम, जन्म तिथि, पता, ये बस ऐड किया जाता है। इससे क्या है कि मतलब लोगों को बहुत सुविधाएं मिली हैं और लोग डाउनलोड करते हैं। और पहले ये था कि आधार कार्ड से पंजीयन करा लेते थे, डायरेक्ट पर्ची कटा लेते थे। हाँ, अब क्या है कि मरीज जो अपने घर से भी आईडी बना के आ सकते हैं, उसका थोड़ी होती है, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ वही बताने के लिए। देखिए, हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमको तो 20 साल पहले सोच के चलना पड़ेगा। और आभा आईडी एक ऐसा है कि आज लोग पर्ची रखते नहीं हैं, कहीं भी जाएगा, कोई तमिलनाडु में भी, कोई बेंगलोर में भी इलाज कराने, तो आभा आईडी रहेगा तो उसके पूरी डायग्नोस्टिक सिस्टम पता चल जाएगा। और हम नए ज़माने के हिसाब से उसको कर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसको अभी से नहीं करेंगे तो भविष्य में दिक्कत होगा। ये बहुत अच्छी योजना है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शिवसेना द्वारा गौमाता की रक्षा के लिए एक विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और दुर्ग संभाग में 1 लाख हस्ताक्षरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के माध्यम से शिवसेना मांग कर रही है कि गौमाता को संपूर्ण विश्व की माता घोषित किया जाए और गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। जिला प्रभारी आचार्य रामराज शास्त्री ने बताया कि शिवसेना प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों से हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। अभियान को कई सामाजिक संगठनों और व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। शिवसेना ने यह भी मांग की है कि गौ तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को जब्त किया जाए। यहाँ आत्मा स्कूल के पीछे आए हैं और वहाँ गाय का मृत्यु हो गया है, उसको शिवसेना संगठन यहाँ पहुँच के कार्यक्रम को किए हैं, मजबूत के साथ में उसका अंतिम संस्कार किए हैं। और जितना भी है यहाँ नगर पालिका है तो नगर पालिका वाले को ध्यान देना चाहिए कि चारा का व्यवस्था और जो यहाँ कीचड़ है, गौ माता है ना, गौ माता के साथ में यहाँ जितना कीचड़ है, न यहाँ रहने का व्यवस्था है, न यहाँ चारा का व्यवस्था है। तो प्रशासन के निवेदन है तो जितना हो सके ध्यान दे, है ना, चारा का व्यवस्था करे। जैसा कि सुबह सुबह किसानों से खबर आया कि आत्मानंद स्कूल के पीछे जो गौशाला गौ मंदिर जो बनाया गया है, उसमें दुखद खबर कि दुर्भाग्य से गौ माता का हत्या हो गया, यानी मर गई वो किसी दुर्भाग्यवश। तो खबर आने पे मैंने शिवसेना अपने बड़े पदाधिकारी लोगों को खबर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, तो महोदय जी लोग आए। और जैसे कि ये देखा जा रहा है कि प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लगातार गौ हत्या बंद कराने का हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है बड़े मात्रा में, और मेरे ख्याल से सरकार इसमें ध्यान नहीं दे पा रही है। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये गौशाला बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से गौशाला गौ मंदिर नहीं, ये गौ जेल है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह से कोई भी ना साफ सफाई, ना खाने का व्यवस्था, ना चारा, ना पानी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कांकेर से है, जहां स्टेट हाईवे NH 25 से सटे कपसी पखांजुर मार्ग पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार भूमाफिया द्वारा इस जमीन पर पक्का भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जिस व्यक्ति के नाम पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वो बांग्लादेशी मूल का है और बिना किसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के वर्षों से परालकोट क्षेत्र में निवास कर रहा है। ग्रामीणों के विरोध और आपत्ति के बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध निर्माण को वैध दिखाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर किया जा रहा है। इसके संबंध में कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझको जानकारी प्राप्त हुई कि
काफसी में सड़क किनारे अतिक्रमण हो रहा है। इसके संबंध में मैंने तत्काल पटवारी को निर्देशित किया है कि वे जाएं और जांच करके लेके आएँ। चूँकि अभी तहसीलदार अभी हड़ताल में है, तो इसके संबंध में कार्रवाई जो है मेरे स्तर से की जाएगी। मैंने पटवारी को निर्देशित किया है, जैसे जांच प्रतिवेदन आता है उसके बाद हम उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये आपके दुकान के सामने एक बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे शासकीय भूमि पर, इसका कुछ जानकारी है, कब से बन रहा है? ये मेरे को फाइनल मालूम नहीं, बाकी करीब 2-3 महीने से। कौन बना रहा है ये जानकारी है? नहीं, नाम नहीं मालूम। अभी ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अभी तो बन है। जानकारी मिला है कि ये जो घर बनाया जा रहा है, जो घर बना रहे हैं ये बांग्लादेशी है, इसकी कुछ जानकारी है? तो बांग्लादेशी है। तो क्या लग रहा है ऐसे घर बनना चाहिए? यहाँ का वो सेटलमेंट नहीं है। तो क्या लगता है ऐसे घर पे बनना चाहिए कि नहीं चल रहा है? शासकीय भूमि पर बांग्लादेशी लोग घर बना रहे हैं। खास जमीन है, अगर किसी से खरीद के लिया है, किसी ने बेचा होगा, तो उस अगर खरीद के लेके बना रहा है, हमें क्या है। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन मास के पवित्र अवसर पर राजधानी रायपुर के गढ़ियारी क्षेत्र में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में भाग लिया है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। साय ने बताया कि मारुति मंगलम भवन से हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर तक हजारों कांवड़िए जलाभिषेक के लिए निकले, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा और लोक विश्वास की गहराई को दर्शाता है। सावन मास में ये यात्रा शिव भक्तों की आस्था और समर्पण का प्रतीक है। बढ़ेगा अगली खबर की। डिंडोरी में करंजिया विकासखंड के रेतपुर गांव के पुराने सरकारी हाई स्कूल की इमारत में साइकिल बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि पिछले 4 सालों से यहां बच्चों के लिए मुफ्त साइकिलें बनाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें इस कारखाने की अनुमति किसने दी, इसकी जानकारी नहीं। प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए स्कूल भवन खराब स्थिति में है, जिसके कारण उन्हें बरामदे में पढ़ाना पड़ता है। बारिश में खुले रखे चलते जाओ। साइकिलों में जंग लग रही, जिससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और अब तक जरूरतमंद बच्चों को साइकिल वितरित नहीं की गई है। यहाँ कोई अकेला मामला नहीं, जिले में कई सरकारी भवनों में इसी तरह की साइकिल कारखाने चलाए जा रहे हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। हाँ, ये रेतवार में साइकिल फैक्ट्री की जानकारी मिली कि 4 साल से वहाँ फैक्ट्री लगाया, इसने रखा हुआ है स्कूल की बिल्डिंग कब्जा करके। तो आपके माध्यम से जानकारी मुझे मिली, इस संबंध में जानकारी लेके मैं वैधानिक कार्रवाई करवाता हूँ। सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है हमारे जिले में, डिंडौरी जिले में, लेकिन यहाँ पर स्कूल को ही साइकिल की फैक्ट्री बनाया जा रहा है और ठेकेदार यहाँ पे आके पूरा साइकिल रख रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, समझ लीजिए स्कूल में आके। और इस तरह से स्कूलों की पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन साइकिल ठेकेदारों को इस तरह से परमिशन किसने दिया? इस तरह के अधिकारियों पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने स्कूल भवन में साइकिल का भंडार रखने की और साइकिल की फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी है। हमको नहीं मालूम है परमिशन किसने दी है, लेकिन लगभग 4-5 सालों से साइकिल तो यहीं बन रही है। हमारे बच्चों के पास बैठने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ साइकिल बराबर दी जा रही है, जबकि पूरे कमरे यहाँ पर हैं, बिल्डिंग बढ़िया है, अच्छी बिल्डिंग है। उसके बाद भी ये साइकिल रख के पूरी बिल्डिंग को खराब कर दी है। लाइट भी दी गई है वहाँ, लाइट भी है, यहीं से ली गई है लाइट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किशनगंज के सदर थाना क्षेत्र में शनिवार को जिले में 2 अलग अलग स्थानों से 100 मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पहली घटना मोतिहारा तालुका पंचायत के वार्ड नंबर 1 की है, जहां 13 वर्षीय जहीरुद्दीन का शव मदरसे के पीछे गड्ढे में मिला। गले पर धारदार हथियार के निशान थे, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। मासूम की इस दर्दनाक मौत से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। दूसरी घटना शहर के बस स्टैंड इलाके की है, जहां 18 वर्षीय युवक साजिद आलम 100 गड्ढे में उसका पाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक साजिद नशे का आदी था और आशंका है कि नशे की हालत में गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अगली खबर की ओर। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के पौआखाली थाना क्षेत्र में
आपको बता दें LRP चौक के पास जल जमा और सफाई न होने के कारण कीचड़ से स्थायी दुकानदार और राहगीर परेशान है। बारिश के बाद जहां पानी जमा हो जाता है और साफ सफाई न होने से बदबू, मच्छर और कीटाणु फैलते हैं। ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन चुके और टोटो और टेम्पो, आपको बता दें टेम्पो चालक मनमाने तरीके से जगह जगह पार्किंग करते हैं, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। ये हाईवे बनने से पहले ठीक था, कचरा ना जाम होता था, ना कोई मतलब बदबू आता था। उस हिसाब से हम लोग का पहले सुविधा था। ये हाईवे बन के कोई सुविधा नहीं हुआ हम लोग को। किस तरह का परेशानी होता है इससे? बहुत ज़्यादा बदबू मारता है। हम लोग को कभी कभी दुकान बंद कर देना पड़ता है इस हिसाब से। 2 महीना से हम लोग दुकानदार को बहुत परेशानी हो रहा है। इस कारण की नाला जाम कर दिया है, पानी निकासी नहीं हो रहा है। हाँ, बारिश ओवर होने के कारण भी दुकान हम लोग को बंद कर देना पड़ता है। परेशानी ये है, जब से ये हाईवे बना है और ओवरब्रिज बना है, उसके बाद नीचे जो है सर्विस रोड में कचरा जमा हुआ है और ट्रेन का कोई सुविधा जो दिया था वो ट्रेन जाम हो गया है। तो रोड वाला साफ सफाई भी नहीं करता उसमें, और पूरा कचरा आगे में, दुकान के आगे में इतना बदबू आ रहा है कचरा से, जो बीमारी फैल जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर भागलपुर से है, जहां ममलखा पंचायत के चायचक और मसाड़ू गांव में गंगा नदी का रौद्र रूप लगातार जारी है, जिससे कई घर नदी में समा गए हैं और ग्रामीणों का जीवन स्तर अस्त व्यस्त हो गया है। कटाव के कारण कई परिवार बेघर हो गए हैं और लोग भय एवं असुरक्षा में जी रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि घर हर पल कटाव के खतरे में है और न तो कोई सुरक्षित ठिकाना है और न ही चैन से रात बिताने की सुविधा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो गंगा कटाव से बचाव के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। ये गंगा हमारा काट रहा है सबको। क्या काट रहा है यहाँ पे? मिट्टी काट रहा है जा करके, घर गिर रहा है। कितने लोग करीब घर चला गया गंगा जी में? ये चला गया तो जा करके 3-4 घर तो कर दिया है। ने खार मिले छे, ने माल जालो भूसा घास मिले छे, सब खेत पथार कटी गेले। कहाँ हम जाके रहबै? कन्हौ ने छे, हमरा एको कट्ठा ने छे रहे, तो कहाँ हम रहबै जाके? हमरा देखो जो घर द्वार सब कटा गेले। अब हमरा की यात्रा से सब खेत हो गेले। आप लोग सड़क पे आ गए ना? रोड नहीं रह दल के। ये रोड है पर सब है। रोड है पर सब सामान पे गिरलो छे, घर तोड़ी कहाँ ले जबै? एक सामान घर हमरा सरकार से की खोजै छो? हैं? सरकार से है यहाँ पे। यहाँ गंगा कटाव तेजी से चल रहा है जी। पहले मसारू कटा, अब चायचक काट रहा है पूरे, उसके बाद ममलखा भी काट रहा है। हम बिहार सरकार, भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार से मांग करते हैं कि ठोस कदम उठाया जाए ताकि ममलखा पंचायत सुरक्षित रह सके। ये जियो पैकिंग काम नहीं कर रहा है, ये कटते ही जा रहा है। हम निवेदन करते हैं डबल इंजन की सरकार से कि यहाँ पिचिंग बोल्डर और बगल में रिंग बांध अति आवश्यक है, जो पत्थर में दे करके हमारे पंचायत को बचाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते छायसा थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। छायसा थाना इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि नदी के किनारे मोहना, छायसा, अरुआ, चांदपुर सहित कई अन्य गाँव में नंबरदारों के जरिए मुनादी कर लोगों को पानी से दूर रहने और सतर्क रहने की हिदायत दी जा चुकी है। जल सत्र को लेके हमने सभी गांवों को जो इसके साथ जमुना के साथ लगते हैं उनको सबको नंबरदार सरपंचों को सूचित कर दिया गया है, और जितने भी यहाँ किसान हैं उनको सबको हमने बता दिया है। और आज भी मैं इस राउंड पे हूँ और मैंने आज जितने भी यहाँ आसपास के जो पशु चराते हैं उनको और जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान हैं उनको सबको हिदायत दे दी। ये पानी थोड़ा सा जल सत्र है, बढ़ने की अगर गुंजाइश होगी। अब पुल ऊपर लेवल तक चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो से पहले सबको सूचित कर दिया। एनडीआरएफ टीम वगैरह तैयार हैं पूरे तरीके से? जो प्रशासन की सभी प्रकार की तैयारियां ऑफिस से कह के और करवाई गई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ मोहाना रोड स्थित संजीवनी अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग एवं मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की संयुक्त छापेमारी में लिंग जांच करने वाले 3 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएमओ और डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि शिकायतों के चलते इस जाँच को अंजाम दिया गया है। साथ ही सेंटर में लिंग जाँच के लिए डॉक्टर की भूमिका पर पुलिस जाँच कर रही है। इस कार्रवाई से लिंग भेदभाव रोकने की कोशिशों को बल मिला है। इस छापे में सिविल सर्जन पलवल को कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि फरीदाबाद में इस तरह का कोई सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए केस आ रही इन्फॉर्मेशन आ रही थी। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कल जो है परसों से हमें ये सूचना थी, हम कांटेक्ट में थे इन्फॉर्मर के। कल सिविल सर्जन से एक टीम गठित करा करके और आज जो है हम सुबह हमको बुलाया गया 3-3:30 बजे हम जो आए और उस हमारी डिकॉय को लेकर के, जो कि पहले से भी निर्धारित हमने सारा इशारा उनको समझा करके और हमारी डिकॉय को लेकर के ये टॉर्च जो है दलाल संजीवनी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आ गए। संजीवनी अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरा है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग उन्होंने पकड़े हैं वो ना तो कभी मेरे संपर्क में है, ना मैं उनको जानता हूँ। कैमरे का इन्वेस्टिगेशन भी की हुई है और वो आके, मैं अपने अलग निकल के आ रहा हूँ, वो पहले बाहर ही थे, फिर बाहर चले गए और कोई भी मेरे साथ उनका कोई भी संपर्क नहीं है। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। आतंकवाद के जन्मदाताओं का आरोप लगाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया और कश्मीर में धारा 370 लगाकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें अनिल विज ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ साजिश रच रही है और उसका डीएनए तानाशाही का है। देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। पहले इसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। हालांकि महात्मा गांधी जी ने कहा था नवाखली में कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया और लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, उसमें करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। तो पाकिस्तान तब से हमारे साथ दुश्मनी रखे हुए। फिर इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा दी। धारा 370 लगने से कश्मीर में आतंकवाद उपजा है। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गोंडा सड़क हादसे पर पीएम ने जताया दुख। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। हादसे में आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। घटना को लेकर मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, घायलों को 50,000 रुपए देने की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। तो गोंडा हादसे का संज्ञान लिया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। हादसे में जान माल की हानि से अत्यंत दुखी, पीएम ने यह बात कही। प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना प्रधानमंत्री मोदी ने की है। गोंडा सड़क हादसे पर पीएम ने जताया दुख। हादसे में आर्थिक सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया, घटना पर दुख व्यक्त किया है। गोंडा में आज बड़ी दुर्घटना हुई। 11 लोगों की दुखद मौत हुई है इस दुर्घटना में। हादसे में जान माल की हानि से अत्यंत दुखी, प्रधानमंत्री ने यह बात कही। हादसे में आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। 2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए
कि आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर है, जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा है पत्र। अंबेडकर तीर्थ यात्रा योजना बनाने की मांग की है। आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए विशेष योजना का प्रस्ताव। भीमराव अंबेडकर के स्थलों की यात्रा को लेकर पहल। आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए विशेष योजना का प्रस्ताव। भीमराव अंबेडकर के स्थलों की यात्रा को लेकर पहल। तो लखनऊ से अहम खबर, जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अंबेडकर तीर्थ यात्रा योजना बनाने की मांग। कमजोरों के लिए विशेष योजना का प्रस्ताव। भीमराव अंबेडकर के स्थलों की यात्रा को लेकर पहल। और अगली अहम खबर जनपद बहराइच से है, जहां बदहाली के आंसू बहा रहा उप स्वास्थ्य केंद्र। मटेरा उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर हो चुकी है। बरसात में छत से टपकता पानी। उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों का उखड़ चुका प्लास्टर। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को इलाज में परेशानी हो रही है। सरकार द्वारा कायाकल्प योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, उसके बावजूद भी अपनी बदहाली पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मटेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में कायाकल्प नहीं हुआ है। सुविधाओं का अभाव है। लापरवाही और चिंताजनक। लापरवाही को लेकर स्थिति चिंताजनक है। अधिकारियों की अनदेखी ने स्थिति को चिंताजनक बनाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनजान बने हैं। बहराइच के मटेरा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का ये पूरा मामला है। तो सुविधाओं के अभाव में, लापरवाही की वजह से ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में हो चुका है। बरसात का समय है। मरीजों के वार्ड में जहां दवाएं रखी हैं वहां पानी टपकता नजर आ रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन जो है वो अपने बदहाली के लिए आंसू बहा रहा है और इस स्वास्थ्य केंद्र को खुद ही इलाज की जरूरत महसूस हो रही है। तो स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है। छत टपक रही है। सरकार द्वारा कायाकल्प योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प नहीं हो सका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। टक्कर लगने से दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई बिलग्राम थाना क्षेत्र के कुतलूपुर के पास हादसा हुआ है। और अगली खबर अमरोहा से, मूसलाधार बारिश आफत बनी है। परिवार पर कहर टूटा है। जिले में तेज बारिश से गिरा गरीब मजदूर का कच्चा मकान। सोते समय मलबे में दबकर पूरा परिवार
दबा पूरा परिवार, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोगों ने मशक्कत से दबे हुए लोगों को निकाला बाहर। बच्चों को हालत नाजुक होने पर अस्पताल भर्ती कराया गया है। मजदूरी से चलती थी इस घर की रोजी रोटी। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव निरियाली का यह पूरा मामला है। ये बारिश की वजह से गिर गया, बल्ले टूट गए सारे। ये किस टाइम की घटना है? ये हम सो रहे थे, लोग बाग देखने वाले बता रहे थे कि 9:30 बजे की घटना है। तो इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं क्या? हाँ, घायल हुए हैं। कौन कौन लोग हैं? हमारी एक पत्नी थी, वो घायल हुई है, और हमारा खुद चोट लगी हुई है। हम खड़े तो जैसे खड़े, और हमारे बच्चे हैं 3, उन्हों को चोट आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, जहां बाढ़ प्रभावित आस्था गांव पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री। बाढ़ पीड़ितों से संवाद कर जानी राहत कार्यों की हकीकत। राहत एवं बचाव कार्यों की हकीकत जानने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों की आर्थिक मदद के निर्देश दिए मंत्री ने। मंत्री के दौरे में शामिल रहे डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, एसपी अभिजीत आर शंकर भी मौजूद रहे। अन्य प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी भी दौरे में शामिल रहे। तो सीएम के मंशा अनुरूप जरूरतमंदों की मदद के निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिए हैं। मंत्री के दौरे में शामिल रहे डॉक्टर, डीएम और एसएसपी। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले के अमृतपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी आशीष द्विवेदी और कायमगंज तहसील में एसडीएम अतुल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अमृतपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और सीएमओ डॉक्टर अवनेंद्र कुमार ने भाग लिया। वहीं कायमगंज में तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर और सीओ संजय वर्मा मौजूद रहे। अमृतपुर में प्राप्त 131 शिकायतों में से 6 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि कायमगंज में आई 101 शिकायतों में से 11 समस्याओं को सुलझा दिया गया। से शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए जिलाधिकारी ने तय समय सीमा में प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ में घायल कर दिया। आपको बता दें, घायल आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर में गोली लगी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। आपको बता दें कि कोचिंग से लौट रही नाबालिग को ऑटो से अगवा कर सुनसान जगह पर दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने सर्विलांस और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से आरोपियों का पीछा किया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की। प्रभारी निरीक्षक और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों कलुआ और मनोज यादव तथा अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पैर में गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस तथा एक सीएनजी ऑटो बरामद किया गया है। 2 अगस्त की सायंकाल 7 बजे के करीब एक 15 वर्षीय बालिका पढ़कर अपने गांव वापस इसी ऑटो रिक्शा से लौट रही थी। रास्ते में इन दोनों के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। धारा 72 BNS और 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इसमें पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। महिला उप निरीक्षक के द्वारा पीड़िता का बयान लिया गया। बयानों के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसमें ऑटो रिक्शा में एक कलुआ नाम का व्यक्ति था और उस ऑटो रिक्शा से 1-2 बार वो अपने गाँव लौट चुकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने नगला कास से चोरी हुई ऑटो की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 3 साथी वाहन चोरों को दबोच लिया है। आरोपियों को चोरी का ऑटो लेकर मध्य प्रदेश के भिंड में बेचने की योजना थी। सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, 10,000 रुपये नगद और चोरी का ऑटो बरामद हुआ है। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने वाइस ख्वाजा रोड पर गश्त के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिविल लाइंस में एक ऑटो चोरी के मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना प्रचलित थी। उसी के दौरान आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक फैजान जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, अनुराग और चरण सिंह जो जनपद इटावा के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी हुआ ऑटो बरामद किया गया है, 10,000 रुपए और एक अवैध तमंचा, उसके साथ जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में पाया गया कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी अपराध करने का तरीका है, ये प्रायः सुनसान जगहों से ऑटो चुरा ले जाते हैं। चुरा करके गैर जनपद में किसी सुनसान जगह पर जहां खाली स्थान है वहां ऑटो को खड़े कर देते हैं और वहां से किसी कबाड़ी के यहाँ ले जाकर के उसको कटवा करके और बेच देते हैं।
अभी तक के जो ज्ञात आपराधिक इतिहास है इनमें जो फैजान है, फैजान के विरुद्ध जनपद एटा में 2 अभियोग जो चोरी के पंजीकृत है। खबर कासगंज से है, जहां पिछले दिनों लावारिस मिले शौकी यूसुफ के रूप में शिनाख्त हुई है। मृतक अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के धनसारी गांव का निवासी था। परिजनों के मुताबिक मृतक 29 जुलाई को घर से मजदूरी करने के लिए निकला था। यूसुफ का शव यहां बिलराम कस्बा स्थित एक भट्टे में पड़ा पाया गया। पुलिस ने यूसुफ की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ घटना ये घटी है कि वो सुबह घर से 8 बजे निकला था। निकलने के बाद में वो रास्ते में ही किसी ने बेला फुसला के वो कर लिया और उसके संग उसकी पत्नी और दानिश और अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या की है और बेला भट्टा के सारे उसको फेंक दिए सब। क्यों हत्या की, क्या वजह है? उसके उसकी पत्नी के दाने के साथ सूचना प्राप्त हुई कि एक बलेरो जिसमें कई लोग सवार थे वो नियंत्रित होकर इस नहर में पलट गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय जो हमारे ग्रामीण है और पुलिस द्वारा तत्काल रेस्क्यू का कार्य किया गया। 4 लोगों को इसमें नहर में से जीवित निकाल लिया गया जो सुरक्षित हैं और प्राथमिक उपचार हेतु CHC या थोक भिजवा दिया गया है और 11 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इन 11 लोगों के शव निकालकर इनके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल गोंडा भिजवा दिया गया है। बाकी तत्काल इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी वरिष्ठ पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य किया गया। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। SDRF की टीम भी हमारी मौके पर आ गई है और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी भी उनका जारी है और मेडिकल तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से तत्काल निर्देशित किया गया। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। गोंडा जनपद में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। मोतीगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की बोलेरो गाड़ी गोंडा बलरामपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी में सवार 15 लोगों में से 11 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बचा लिया गया। हादसे में एक बच्ची अब भी लापता है, जिसे खोजने के लिए SDRF की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। घायलों को स्थानीय CHC में भर्ती कराया गया। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मौके पर DM, SP, PSC और राहत बचाव का दल मौजूद रहा। थाना या थोक क्षेत्र का ये गहरा गांव है जहां पर एक नहर जा रही है। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बलेरो जिसमें कई लोग सवार थे वो नियंत्रित होकर इस नहर में पलट गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय जो हमारे ग्रामीण हैं और पुलिस द्वारा तत्काल रेस्क्यू का कार्य किया गया। 4 लोगों को इसमें नहर में से जीवित निकाल लिया गया जो सुरक्षित हैं और प्राथमिक उपचार हेतु उन्हें CHC या थोक भिजवा दिया गया है और 11 लोगों की इस दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई है। इन 11 लोगों के शव निकालकर इनके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल गोंडा भिजवा दिया गया है। बाकी तत्काल इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। SDRF की टीम भी हमारी मौके पर आ गई है और रेस्क्यू और सर्च के ऑपरेशन अभी भी उनका जारी है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 17 स्थित ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में अचानक सीढ़ियां भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त कोई सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर रहा था, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। 2 टावरों में रहने वाले 8 परिवार के लोग अपने फ्लैट में फंस गए क्योंकि 4 मंजिला इमारत में लिफ्ट नहीं है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की खराब गुणवत्ता को जिम्मेदार बताया और कहा कि आवास विकास ने घटिया निर्माण किया है। सूचना के बावजूद अधिकारियों का मौके पर नहीं पहुँचना सवाल खड़े करता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां गजरोला क्षेत्र के गांव गढ़ावली के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर होने से कक्षा 4 और 5 के बच्चों को ग्राम प्रधान अर्चना देवी के घर में कक्षाएं संचालित कर पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय में नामित 264 हाजिर बच्चों में से 87 छात्र प्रधान के घर पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि बाकी बच्चों को स्कूल में 2 सुरक्षित कमरों में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय रेलवे लाइन के किनारे संचालित होने से बच्चों के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि 60 बच्चे लाइन पार कर स्कूल पहुंचते हैं। प्रधानाध्यापिका कुमारी पूनम के अनुसार बीते 1 साल से भवन मरम्मत की मांग की जा रही है। बजट मिलते ही निर्माण शुरू कराया जाएगा, ये बात कही जाती है, लेकिन
अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। अभिभावक चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर। प्रधान के यहाँ कक्षाएं संचालित कराने में वीओ की भी स्वीकृति प्राप्त होने का दावा किया गया। अच्छा बेटा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं आप? प्रधान जी घर पर। तो स्कूल में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही आपकी? आप ही जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? प्रधान जी के घर पे पढ़ते हो आप? तो डेली पढ़ने यहीं आते हो आप? क्या कारण है, क्यों नहीं होते स्कूल में, क्यों नहीं होती पढ़ाई? जनपद अमरोहा में तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर जो बच्चों का भविष्य है वो खतरे में है। चूँकि लगातार बारिश के बाद में ऐसे तमाम जो प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय देखे जा रहे हैं जहां पर जो बिल्डिंग हैं उनकी जर्जर नज़र आ रही हैं। ऐसे में गजरोला क्षेत्र के गांव गडावली में जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां 305 बच्चों का नामांकन है, जिसमें बीती शुक्रवार को 264 बच्चे स्कूल पहुंचे थे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण प्रधान के घर में, जो वहाँ मौजूदा प्रधान है उनके घर में पढ़ाई संचालित की जा रही है। और ऐसे में लग रहा है कि केवल मिड डे मील के लिए और प्रार्थना करने के लिए ही केवल स्कूल बचा है। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा में तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है। ऐसे में जो भविष्य है बच्चों का वो अंधकार में होता जा रहा है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के लगातार प्रयासरत हैं कि जो बच्चों को बेहतर भविष्य और बेहतर जो है उनको सुविधाएं मुहैया की जाएं, लेकिन ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी तमाम जो ये स्कूल माध्यमिक बने हुए हैं पूरे जनपद में, लेकिन उनकी स्थिति जर्जर है। ऐसे में लोग लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को और जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई देखरेख नहीं होती है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनपद अमरोहा में जो प्राथमिक विद्यालय और जो मिड डे मील का जो ये पूरा मामला है ये कागज़ों पे दिखाया जा रहा है। इसमें जो बच्चों का भविष्य है वो लगातार उससे खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन जो जर्जर बिल्डिंग है, ऐसे में जो है माँ बाप को ख़तरा सता रहा है कि कहीं अगर बारिश के चलते कोई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में गिर जाती है तो बच्चों का इसमें जो है जनहानि भी हो सकती है। अमरोहा जनपद के तमाम ऐसे जो तहसीलें हैं और जो ग्रामीण एरिया हैं जिनमें अभी तक प्रशासन नहीं जागा है और प्रशासन ने निकलकर ये नहीं देखा है कि आखिर जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति क्या है। ऐसे में जो है के न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट पर जगह जगह पहुंच रहा है और जो वास्तविक हकीकत है उससे वाबस्ता करा रहा है। के न्यूज़ के लिए शीरब चौधरी, अमरोहा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।